हे एवरीवन। सो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करा था। उसके अंदर दो पॉइंट्स थे जो मैं बताना भूल गया था। पहला ये था कि जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है इसको हम लोग मेनार्च बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है फीमेल्स में उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते थे। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी oogenesis वाली वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, बट ऐसा सच नहीं होता। आपकी एनसीईआरटी सेकेंडरी oocyte और ओवम को सेम समझ के यूज़ करती है, बट ये दोनों सेम होते नहीं है। सो वो बात वहाँ पे बताना रेलिवेंट नहीं था क्योंकि वो समझ पाना आसान नहीं होता, बट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम उस बात को दोबारा कवर करेंगे। सो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार oogenesis वाला वीडियो भी ज़रूर देखो, उसका लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा ओवम होता है वो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को थोड़ा करेक्ट करूँगा कि ओवम एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर नहीं जाता है। जो जाता है वो होता है हमारा सेकेंडरी oocyte। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये थोड़ी देर में वीडियो के आगे आते आते आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। तो वो जो स्पर्म्स होते हैं उनमें से कुछ स्पर्म्स जा करके फर्टिलाइज़ कर जाएंगे सेकेंडरी oocyte के साथ, ओवम के साथ नहीं, सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज़ कर जाएंगे। अच्छा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही एक स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा, तो मैंने बताया था सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। सो ये जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसके रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। सो जैसे रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो ये और स्पर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इंश्योर होता है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा और कोई दूसरा स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। एंड आई होप आप लोगों को फर्टिलाइजेशन अच्छे से क्लियर होगा। फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन। सो एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन इतनी देर से है सेकेंडरी oocyte और ओवम को लेके, उसको क्लियर करते हैं। चलते हैं अपने वापस उस वाले फ्लो चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि प्रोसेस में वो कौन सा पार्ट था जो वो उस वीडियो में मैंने स्किप किया था। ये वो फ्लो चार्ट था जो हमने अब तक समझा था। इस फ्लो चार्ट में एक प्रॉब्लम है बस, जो हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मैंने बता दिया कि मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही सेकेंडरी oocyte हमारा ओवम बन जाता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही सेकेंडरी oocyte ओवम बन जाएगा, बट ऐसा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर नहीं होता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी हमारा सेकेंडरी oocyte ही रहता है। ग्राफियन फॉलिकल जब ब्रेक होता है तब भी सेकेंडरी oocyte ही रिलीज़ होता है। जब वो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर जाता है तब भी वो सेकेंडरी oocyte ही रहता है। ये प्रोफेज 2 में अरेस्टेड रहता है। ध्यान रखना, जैसे ऊपर प्रोफेज 1 में अटका हुआ था ये प्राइमरी oocyte में, आप फिगर में देख सकते हो। सिमिलरली ये प्रोफेज 2 में भी अरेस्टेड रहता है। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है हमारा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा, तब ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और उसके बाद जाके ये ओवम और एग की फॉर्मेशन करता है। सो ये बात मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इतना क्लियर नहीं था, बट अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मियोसिस 2 कंप्लीट कहाँ पे आके करता है। बट आपकी एनसीईआरटी कई जगह पर इसको ओवम को और सेकेंडरी oocyte को सेम समझ के यूज़ करती है। सो आपकी एनसीईआरटी में oogenesis के अंदर सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोला गया है। सो इसलिए इन चीज़ों में कंफ्यूज मत रहना। एक्चुअल में जो ओवम का डेवलपमेंट होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद। अब वापस आते हैं अपने फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन के ऊपर। सो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेल जर्म सेल था वो हैप्लॉइड था और जो हमारा फीमेल जर्म सेल स्पर्म और जो हमारे ओवम थे दोनों हैप्लॉइड थे। सो दोनों के दोनों फर्टिलाइज हो गए, आप फ्यूज़ कर गए आपस में। तो दो हैप्लॉइड मिल फ्यूज़ करने के बाद एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो जाइगोट हमारा डिप्लॉइड है। अब हमारा डिप्लॉइड जाइगोट क्या करेगा, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस मियोसिस आई होप आपको याद होगा, बट माइटोसिस होता है इक्विवेलेंट डिवीजन, कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और सेल 1 से 2 बन जाएंगे। सो इसने माइटोसिस डिवीजन करा और
एक जाइगोट से 2 सेल्स बना लिए। अब जो ये सेल्स बन रहे हैं इनको हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो अब हमारे पास आ गए हैं 2 ब्लास्टोमियर्स, ये दोबारा माइटोसिस करेंगे, अब हमारे पास आ जाएंगे 4 ब्लास्टोमियर्स। ऐसे ही ये दोबारा माइटोसिस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 8 ब्लास्टोमियर्स। क्रोमोसोम नंबर सेम है, 2n ही है सारे सेल्स। दोबारा से ये 8 ब्लास्टोमियर्स माइटोसिस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 16 ब्लास्टोमियर्स। सो ये जो 8 और 16 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ मॉर्यूला। मॉर्यूला आगे डिवाइड करता है। सो अब जो स्टेज आती है उस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस नाम को याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें जो अरेंजमेंट होती है सेल्स की उसको ध्यान रखो, वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है। एक सेल से एक कवरिंग बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर एक पार्ट पे कुछ सेल्स रहते हैं और एक पार्ट पे कैविटी रहती है। ये जो लेयर बनी है बाहर की कवरिंग, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो सेल्स का क्लस्टर आपको दिख रहा है उस क्लस्टर को हम लोग नाम देते हैं इनर सेल मास, और जो कैविटी दिखाई दे रही है अंदर उसका नाम होता है ब्लास्टोकोएल। सो ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा था, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर। लेकिन जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो जा कर के इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। मतलब ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो जा कर के यूट्रस के अंदर फिट हो जाता है कि अब इसकी डेवलपमेंट होगी आगे। देखते हैं कैसे। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस कर रखा है, यूट्रस के अंदर बहुत सारी वॉल्स होती हैं। एक थिक वॉल होती है जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर एक थिन वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सो इस एंडोमेट्रियम के अंदर आके हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाएगा, वो आकर के इसमें फंस जाता है। उसके बाद इसके अंदर इसकी डेवलपमेंट चलती है। अच्छा, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट में फंसता है, जैसे ही आकर के इम्प्लांट होता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है ये तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, ये एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये स्ट्रक्चर क्या है इसको नीचे आके डिटेल में समझते हैं, इसमें सारे पार्ट्स क्या क्या हैं। सो ऊपर क्या हुआ था, हमारा ब्लास्टोसिस्ट जा कर के इम्प्लांट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म होकर उसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे पहले तो बाहर की जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सेम उसके अंदर 2 लाइनिंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले सबसे बाहर वाली लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एक्टोडम, सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोडम। उसके अंदर बीच में एक और लाइनिंग आती है, एक्टोडम एंडोडम के बीच में एक और लाइनिंग आती है, वो थोड़ी देर बाद अपीयर होती है, तुरंत नहीं आती। सो थोड़ी देर बाद जो ये लाइन आती है मिड वाली, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोडम। अब क्या होता है, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है इसके बाहर काफ़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं क्रोनिक विलियाई। सो क्रोनिक विलियाई का क्या फंक्शन होता है, हेयरी प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है बहुत सारे। यूट्रस के अंदर भी ऐसे ही प्रोजेक्शन होते हैं जो यूट्रिन टिश्यूज़ होती हैं हमारी। सो जो हमारी यूट्रिन टिश्यूज़ और क्रोनिक विलियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, फ्यूज़ नहीं करती मतलब आपस में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर कनेक्टेड रहता है, एक प्रॉपर स्टेबल रहता है। सो अब क्या होगा, इतना प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, जो हमारी ये एक्टोडम मीजोडम एंडोडम है इनसे एक कॉर्ड जाती है ऊपर की तरफ, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी। अब ये जो कॉर्ड ऊपर की तरफ गई है, अब ये कॉर्ड ऊपर आ गई है और ऊपर की तरफ आके ये कॉर्ड मदर के अम्बिलिकस से कनेक्ट हो जाती है, नेवल पार्ट से कनेक्ट हो जाती है। सो इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ का है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का बॉडी में क्या काम होता है, प्लेसेंटा बॉडी के अंदर बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। लाइक सबसे पहले जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन देना और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रीशन प्लेसेंटा से होता है। CO2 और O2 का एक्सेल और इनहेल जो इनटेक और एक्सेल करेगा वो भी हमारा प्लेसेंटा के थ्रू ही करता है फीटस। उसके बाद प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो खाली प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन होते हैं हमारे HCG, HPL। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे भी रिलीज़ होते हैं बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, HCG और HPL हमने पहली बार सुना है। HCG होता है हमारा ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन और जो हमारा HPL होता है वो होता है हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सो जो हमारे ये दोनों ही हार्मोन होते हैं, सबसे पहले HCG का फंक्शन देख लेते हैं।
मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम जब ख़त्म हो जाता है बॉडी में तो प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रेगनेंसी के दौरान उसको ये मेंटेन करके रखता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन पूरी की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में रहे। और HPL का फंक्शन होता है वो मदर की बॉडी में फ़ैट बर्न करवाता है ताकि जो फीटस है वो फ्यूल की तरह से यूज़ कर सके। अच्छा, एंड में हम लोग बस हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं। वुमेन्स जो होती हैं उनके अंदर होते हैं हमारे 2 क्रोमोसोम्स XX, और मेल के अंदर जो 2 होते हैं वो होते हैं X और Y। सो फीमेल से जब भी ड्यूरिंग क्वाइटस X क्रोमोसोम ही जाता है और जो मेल होता है उससे हम या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। तो मेल जो होगा अगर उससे X गया तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, अगर मेल से Y जाता है तो हमारा मेल प्रोड्यूस हो जाता है। एक कंडीशन, एक टर्म और है मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक ट्विंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपने कोई भी सजेशंस हो चैनल से रिलेटेड तो मेरे को ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।